Today we will be doing 3 experiments in which our experiment number 1 or we can say today's experiment number 1 but your experiment number 7 already हम 6 experiments कर चुके हैं और हमारा जो 7th experiment रहेगा that is to write a MATLAB program for even and odd component of signals. मेरी screen दिख रही है? Okay. Okay, so experiment number 7, MATLAB program for even and odd component of signal. So I hope कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज याद होगी कि even और odd component हम अपने सिग्नल का किस तरीके से निकालते हैं, है ना? तो मैं आपको इसका एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ about even and odd component of a signal. तो सबसे पहले तो कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो even कब होते हैं या odd कब कहलाते हैं. मतलब हमारा even सिग्नल की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होती है हमारी इवन सिग्नल की कंडीशन होती है कि x ऑफ n शुड बी इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n, है ना? अगर मैं बोलूं इसमें इवन सिग्नल कंडीशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा x ऑफ n शुड बी इक्वल टू x ऑफ माइनस n, ठीक है. और अगर हम वहीं पे बात करें ऑड सिग्नल की कंडीशन की, तो ऑड सिग्नल कब होता है हमारा जब हमारा x ऑफ n इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस n, ठीक है. तो ये हमारा होता है, ये आपको सबको पता है, ठीक है. तो अब हमारे इसमें प्रोसीजर जो होगी एक्सपेरिमेंट करने की, उसमें प्रोसीजर ये होगा सबसे पहले तो एज यूजुअल हमको हमारा सिग्नल जनरेट करना होगा, ठीक है. सिग्नल जनरेट करने के बाद आप सिग्नल किसी भी प्रकार का ले सकते हो, सिग्नल कैन बी साइन सिग्नल, कोसाइन सिग्नल, जो भी आपको चाहिए हो आप ऐसा सिग्नल ले सकते हो, रैंडम सिग्नल जो भी आप चाहते हो, ठीक है. उसके बाद हमको क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि हमारा सिग्नल जो है वो कहीं इवन या ऑड तो नहीं है, क्योंकि अगर हमको इवन और ऑड कंपोनेंट किसी भी सिग्नल के निकालने हैं तो अगर वो सिग्नल इवन है तो इसका मतलब ये कि उसमें ऑड कंपोनेंट होगा ही नहीं और इवन कंपोनेंट जो होगा वो पूरा सिग्नल इटसेल्फ होगा, है ना. और अगर हमारा जो सिग्नल ऑड है तो उसमें इवन कंपोनेंट नहीं होगा और जो उसका मतलब ऑड कंपोनेंट होगा वो सिग्नल इटसेल्फ होगा, है ना. तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम होगा कि टू चेक कि सिग्नल जो है वो इवन है या ऑड है, ठीक है. तो जैसे कि आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने लिखा हुआ है पूरे कमांड्स, पूरा जो प्रोग्राम है वो दिख रहा होगा, ठीक है. उसको मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड, मैं हेडफोन्स लगा लूं. ओके, अब मेरी वॉइस और भी ज्यादा क्लियर है? यस मैम. ओके गुड. हाँ, तो हमारा प्रोग्रामिंग होगी. सबसे पहले मैं प्रोग्राम समझा देती हूँ आपको. तो सबसे पहले मैंने क्या किया है इसमें, हमारा जो n है, n यानी हमारा डिस्क्रीट सिग्नल में जब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल्स की, तो n हम उसको टाइम एक्सिस जो है उसको n से डिनोट करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा टाइम एक्सिस है या जिसको हम x एक्सिस बोलेंगे, हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे. तो हमने उसको डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम -5 to 5, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया है कि आपको याद होगा हमारा एक सिग्नल होता है जो हम जिसको Z ट्रांसफॉर्म भी करते हैं a to the power n, ठीक है. तो हम यहाँ पे अपना जो सिग्नल रख रहे हैं वो रख रहे हैं a to the power n, ठीक है. यहाँ पे हमने a डिफाइन कर दिया है, a हमारा क्या है 0.8 और फिर हमारा सिग्नल है x1 दैट इज a to the power n, ठीक है. व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर जनरेटिंग द सिग्नल, ठीक है. उसके बाद हमको क्या करना है, वी नीड टू सी दैट वेदर द सिग्नल इज इवन और ऑड. इवन और ऑड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिग्नल का n की जगह पे -n रख के देखेंगे. तो हमने क्या किया, सिग्नल सेम एक सिग्नल बना लिया, x2 इज इक्वल्स टू a to the power of -n, ठीक है. इसकी जगह आप एक फंक्शन भी यूज कर सकते थे स्टूडेंट, जिसको हम फ्लिप फंक्शन बोलते हैं. फ्लिपर यूज करने से क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है उसका मतलब a to the a n की जगह पे a -n के लिए मतलब पूरा जो है वो वर्टिकली अपने आप को चेंज कर देगा, मतलब वर्टिकली अपने आप को मिरर इमेज एक बना देगा. फ्लिप फंक्शन जो है उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है. अब हमको क्या करना है, सेकंड थिंग, अब हमको चेक करना है कि जो सिग्नल है हमारा वो इवन या ऑड तो नहीं है.
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन यूज की, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन जो है आप लोगों ने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जरूर पढ़ी होगी, तो उसमें आपने इफ एल्स कंडीशन को भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा सबसे पहला हमने कंडीशन लगाई है कि इफ x2 इज इक्वल्स टू x1, यानी अगर हमारा x ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n है तो हमारा सिग्नल क्या होगा, इवन सिग्नल होगा। तो हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले करा देंगे कि सिग्नल हमारा इवन है, ठीक है। और अगर एल्स इफ x2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा सिग्नल जो है वो और है, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा हमारा, अगर नहीं है, ये दोनों कंडीशन हमारी नहीं है, तो हमारा सिग्नल क्या है, नीदर इवन नॉर ऑड है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब नीदर इवन नॉर ऑड है तो हमें वहां पे उसका इवन कंपोनेंट जो है वो बताना होगा। तो इवन कंपोनेंट का फॉर्मूला हमको पता है, इवन कंपोनेंट इज x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n इज इक्वल बाय 2, जो होता है वो हमारा इवन कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा इवन कंपोनेंट कंप्यूट हो जाएगा। सिमिलरली ऑड कंपोनेंट हमारा क्या होता है, x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस n, तो डिवाइड बाय 2 इज हमारा ऑड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना इवन और ऑड कंपोनेंट को निकाल लिया, ठीक है। अब हम चाहें तो इनको प्लॉट भी करके देख सकते हैं। तो ये जो है हमने यहाँ पे पहले अपना एक सिग्नल प्लॉट किया, फिर दूसरा सिग्नल प्लॉट किया, फिर हमने इवन कंपोनेंट प्लॉट किया और फिर ऑड कंपोनेंट प्लॉट किया, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इनको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मैटलैब की स्क्रीन है। पहले हमने यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट पूरी देख ली। यहाँ पे स्क्रिप्ट में यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट लिखने से क्या होता है कि अगर हमारा कोई एरर है तो एरर हमको वो बता देता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप एक देखेंगे कि एक एरर आपको हमेशा यहाँ पे दिखेगा कि आपने जो अपना फंक्शन है वो आपने उसको टर्मिनेट नहीं किया है बाय यूजिंग सेमीकोलन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं लिखते क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑड फंक्शन है वो हमारा दिखे, ठीक है। ऑड फंक्शन दिखने के लिए हमने वहां पे सेमीकोलन यूज नहीं किया। सेमीकोलन यूज कर लेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। और जितने भी एरर्स यहाँ पे दिख रही हैं सब उसी की हैं, ठीक है। रन करके देख लेते हैं हम एक बार। सबसे पहले हम अपने कमांड विंडो में देख लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो था हमारा x1 और x2, इसमें सबसे पहले इसने जो है x1 और x2 को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। x1 और हमारा x2 डिफाइन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 0.8 टू द पावर n, ठीक है। और n हमने कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइन किया था, -5 से लेकर 5 तक के लिए, ठीक है। तो इसने यहाँ पे हमें पूरा दे दिया। उसके बाद क्या है हमको, द गिवन सिग्नल इज नीदर इवन नॉर ऑड। उसने चेक किया इवन और ऑड की कंडीशन और उसने बता दिया कि द गिवन सिग्नल इज नीदर इवन नॉर ऑड। उसके बाद इसने क्या किया, इवन कंपोनेंट निकाला xc और ये हमारा ऑड कंपोनेंट है xo, ठीक है। अब अगर हम इसका फिगर देखें तो ये देखो, आई होप आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा क्लियरली, -5 से लेकर 5 तक हमारा x ऑफ n जो है वो डिनोटेड है। उसके बाद हमने उसका सबसे पहले x2 जो है हमारा सिग्नल, वो क्या था, सिग्नल x ऑफ माइनस n, तो हमने माइनस n को यहाँ पे बनाया है। तो आप देखेंगे पूरी फ्लिप इमेज है इसकी। देन इवन पार्ट ऑफ अ सिग्नल जो है ये रहा हमारा इवन पार्ट ऑफ अ सिग्नल और फिर ऑड पार्ट ऑफ अ सिग्नल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इवन कंपोनेंट और ऑड कंपोनेंट ऑफ अ सिग्नल बना सकते हैं यूजिंग मैटलैब, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, होपिंग कि आप लोग को कोई डाउट नहीं है, इसलिए मुझे कोई आवाज नहीं आई। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 8 आपका। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वो है लीनियर कन्वोल्यूशन को फाइंड आउट करने का, ठीक है। अच्छा, लीनियर कन्वोल्यूशन को फाइंड आउट करने के स्टूडेंट्स दो तरीके हो सकते हैं। एक हमारा तरीका होता है कि सिंपली हमारे पास एक फंक्शन है जो मैटलैब में हमें दिया हुआ है और उसका नाम है CONV, कन्वोल्यूशन के लिए CONV कॉन्व,
ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, उस पैरामीटर्स देते हैं, उसमें हम अपने जो दोनों सिग्नल्स हैं, आपको पता है कन्वोल्यूशन हम दो सिग्नल्स के बीच में करते हैं, तो हमने उसके पैरामीटर्स में हम उस दोनों सिग्नल्स का को दे देते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमको कन्वोल्यूशन मिल जाता है। उसके अलावा एक और तरीका जो होता है कन्वोल्यूशन करने का स्टूडेंट्स, तो आपने जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा है ना, जेड ट्रांसफॉर्म हमको पता भी है कि जेड ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं हम। तो जेड ट्रांसफॉर्म को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अगर हम कन्वोल्यूशन को जेड ट्रांसफॉर्म के थ्रू निकालें तो आपको याद होगा कि हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वोल्यूशन की, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर हमारा दो सिग्नल है लाइक x1, ठीक है, और कन्वोल्यूशन x2, ठीक है, ये हमारे दो सिग्नल है ना, इसको मैं स्मॉल से डिनोट कर देती हूँ क्योंकि मैं अभी इसको टाइम डोमेन सिग्नल की बात कर रही हूँ। टाइम डोमेन सिग्नल्स को हम जनरली स्मॉल x से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो स्मॉल x1 एंड स्मॉल x2 आर द टू सिग्नल्स ऑफ टाइम डोमेन, ठीक है, x1 एंड x2। अगर हमको इसका z ट्रांसफॉर्म यूज करके जो है निकालना है इसका कन्वोल्यूशन, तो व्हाट वी विल डू, वी नो दैट कि इफ टू सिग्नल्स आर कन्वोल्यूटेड, तो उसका अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म में यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं, तो अगर हम मानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों सिग्नल का जो मतलब सिग्नल्स हैं, मतलब x1 का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है वो है कैपिटल x1, और x2 का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है दैट इज कैपिटल x2। तो इन दोनों के बीच का जो कंडीशन है जो हमारी, वो ये है कि अगर हम टाइम डोमेन में x1 और x2 को कन्वोल्यूट करते हैं, तो वो सिग्नल जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है, हमारा सिंपली मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होगी, ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमने जेड ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ी थी, और जब मैं आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा रही थी तब भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको जो दोनों सिग्नल दिए होंगे x1 एंड x2 जिसको आपको कन्वोल्यूशन करना है, तो आप उसका सबसे पहले z ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। z ट्रांसफॉर्म के लिए आपका जो फंक्शन होता है z ट्रांस, बहुत ही इजी होता है, सिर्फ आप z ट्रांस करो, उसके पैरामीटर्स में सिग्नल डाल दो तो उसका z ट्रांसफॉर्म सिग्नल मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो हम x1 और x2 दोनों का ही z ट्रांसफॉर्म सिग्नल निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के जो z ट्रांसफॉर्म सिग्नल है, फॉर एग्जांपल हमने उनको कैपिटल x1 और कैपिटल x2 में सेव किया, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने मान लिया कि x3 जो है दैट इज इक्वल्स टू x कैपिटल x1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल x2। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपका x3 है इसका हम इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, और इनवर्स z ट्रांसफॉर्म के लिए भी हमारे पास हमारे मैटलैब में एक फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज iz ट्रांस। ठीक है, आप उस x3 का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, और जो इनवर्स z ट्रांसफॉर्म होगा x3 का वही हमारा कन्वोल्यूशन है ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, तो एक ये तरीका है हमें कन्वोल्यूशन करने का। ठीक है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से जब हमको पता है हमारा जो हमारा मैटलैब है उसमें हमको एक अच्छा खासा फंक्शन दे चुका है, एक अच्छा खासा कमांड दे चुका है कन्वोल्यूशन करने के लिए, उसने फंक्शन बनाया हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि हमको जबरदस्ती उसको एक लॉन्ग प्रोसेस से करने की जरूरत है। बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी तो खैर आप लोगों का कोई आपसे एक्सपेरिमेंट करवा के नहीं देखता है, बट देयर इज पॉसिबिलिटी कि कभी अगर आपके एक्सटर्नल्स आए तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर कन्वोल्यूशन करना है हमको विदाउट यूजिंग कन्वोल्यूशन फंक्शन तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको वो आना चाहिए बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने अपना जो है नोट कर लिया है। ठीक है, इसमें मैं डिस्प्ले ही करा रही हूँ, प्लॉट भी करवा रही हूँ, इसलिए फिगर 2 मैंने डाल दिया है। ठीक है, बहुत लेट आते हो आप लोग। ठीक है, अब हमें एंटर दी फर्स्ट सीक्वेंस, हमको सीक्वेंस डालना है अपना फर्स्ट, तो मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल फर्स्ट सीक्वेंस मैंने डाल दिया 1 0 1 0। एंटर दी सेकेंड सीक्वेंस, सेकेंड सीक्वेंस डाल दिया मैंने 1 2 3 4। ये देखो, ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका कन्वोल्यूशन आ गया। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन डू द लीनियर कन्वोल्यूशन। और इसी के साथ आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो है दैट इज टू परफॉर्म लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग मैटलैब, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो सिंपली इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका जो कोड है वो काफी इजी है। मैं आपको एक बार कोड भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा। तो सबसे पहले CLC, एवरीवन नोज CLC इज फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन। देन हमने क्या किया है, हमने दो सिग्नल लिया है x और h।
ठीक है। इसमें x और h जनरली जो यूज किया है उसका रीजन ये है कि आपको याद होगा कि जब भी हम किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने सिस्टम रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास इनपुट सिग्नल हो और हमारे पास उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हो तो हम उस सिग्नल उस सिस्टम को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ? बाय कन्वोल्यूटिंग द इनपुट सिग्नल विथ द इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो आपका कोड जिसने भी बनाया है उसने x और h को यहाँ पे x और h से डिफाइन किया है आपके दो सीक्वेंस, आप इसकी जगह x1 और x2 भी यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि कन्वोल्यूशन के लिए ऑलरेडी मैटलैब में एक आपका मेथड है, एक कमांड है जो डिफाइंड है, एक फंक्शन है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट इज CONV। हमने इसके अंदर पैरामीटर्स में दोनों हमारे सिग्नल्स दिए x एंड h, एंड उसको हमने y से इक्वेट कर दिया, यानी जो हमारा कन्वोल्यूटेड सिग्नल जो है वो हमने y में सेव कर दिया। देन अब हम उसको ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ किया, सब प्लॉट किया, आपको पता है सब प्लॉट करने का तरीका हमारा। ठीक है। उसके बाद हमने एक्स लेबल स्टेम किया। स्टेम आपको पता है, स्टेम वी यूज फॉर डिजिटल सिग्नल टू प्लॉट डिजिटल सिग्नल्स। फिर मैंने एक्स लेबल और वाई लेबल को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर आप चाहें तो आप टाइटल को भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर ईच सिग्नल्स। ठीक है। देन डिस्प्ले द रिजल्टेंट सिग्नल इज डिस्प्ले वाई। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने प्लॉट भी किए हैं तीनों सिग्नल। देखो, पहले x प्लॉट किया, फिर h प्लॉट किया, फिर हमारा कन्वोल्यूटेड सिग्नल प्लॉट किया, एंड देन उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले भी कराया है हमारा सिग्नल। ठीक है। ओके। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें क्या बोल रहा है, द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज अबाउट टू परफॉर्म द सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ टू डिस्क्रीट सीक्वेंसेस। ठीक है। सर्कुलर कन्वोल्यूशन टू डिस्क्रीट सीक्वेंसेस के जो है हमें निकालने हैं, और सीक्वेंस हमको जो है वो दिया हुआ है। ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप सीक्वेंस जो है अपने मन से ले भी सकते हैं, और इन दैट केस आपको क्या करना होगा, जैसे हमने ऊपर किया अभी लीनियर कन्वोल्यूशन में कि हमने x और h जो है उन दोनों का एंटर द फर्स्ट एंड सेकंड सीक्वेंस हमने डाला, वैसे ही आपको यहाँ पे भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में हमको x1 और x2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 और x2 को प्री डिफाइंड रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको इसका DFT फाइंड आउट करना पड़ेगा। DFT फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली FFT भी लगा सकते हैं, क्योंकि FFT क्या है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज काइंड ऑफ DFT ओनली, जो कि फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x1 का DFT निकाला, फिर x2 का DFT निकाला। ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, आपको सर्कुलर कन्वोल्यूशन और लीनियर कन्वोल्यूशन के बीच का अगर डिफरेंस पता हो तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस इज कि जो हमारा सर्कुलर कन्वोल्यूशन है वो हम सेम नंबर, मतलब जो हमारे क्या कहते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो हम उसको फाइनाइट सीरीज में करते हैं। ठीक है। तो और हम उसको भी करने का तरीका क्या है, देखो सर्कुलर कन्वोल्यूशन और कन्वोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट नहीं है। जब मैंने आप लोगों को क्लास में थ्योरी पढ़ाया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है सर्कुलर कन्वोल्यूशन और लीनियर कन्वोल्यूशन में, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंस नहीं है। मतलब जो लीनियर कन्वोल्यूशन की हमारी प्रॉपर्टी होती है कि x1 डॉट x2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, x1 convolution of x2 is equals to capital X1 dot capital X2, where capital X1 and capital X2 are the frequency domain signals of X1 and X2। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल निकालने के लिए इन्होंने FFT का सहारा लिया, उसका DFT लिया। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को क्लास में थ्योरी में करवाया था स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है। तो बाकी पूरी प्रोसेस जो है वो वैसी ही है जैसे हमने सर्कुलर कन्वोल्यूशन में किया था, और मैंने आपको भी Z ट्रांसफॉर्म का बताया था कि हम कैसे लीनियर कन्वोल्यूशन को Z ट्रांसफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सर्कुलर कन्वोल्यूशन जो है हमने FFT के थ्रू किया हुआ है। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले x1 का FFT निकाला यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल निकाला, फिर x2 का हमने FFT निकाला यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल निकाला। देन वी नो दैट x1 और x2 का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी इक्वल टू द कन्वोल्यूशन ऑफ, मतलब जो हमारा कन्वोल्यूटेड सिग्नल है। मतलब मैं अगर आपको बोलूं, अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि x1 convolution to x2 is equals to capital X1 dot capital X2, जहां पे हमारा कैपिटल X1 और X2 जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है ऑफ व्हाट, स्मॉल x1 एंड स्मॉल x2 का।
ठीक है, तो यहाँ पे हम वही यूज कर रहे हैं। हमने क्या, एक स्मॉल x1 जो है हमने पहले डिफाइन कर दिया, फिर एक स्मॉल x2 हमने डिफाइन कर दिया, फिर हमने x1 का FFT निकाल के उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल निकाला, जिसको हमने कैपिटल X1 में पुट कर दिया। सिमिलरली हमने कैपिटल X2 में जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल ऑफ X2 निकाला FFT यूज करके। देन हमने यहाँ पे x1 डॉट x2 कर लिया। ठीक है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन में क्या होता है, हमारा एक जरूरी चीज है कि हमारे जो दोनों सीक्वेंस हैं, दोनों सीक्वेंस की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। बाय चांस अगर दोनों सीक्वेंस की लेंथ सेम नहीं है, तब हम उसमें क्या करेंगे, किसी को याद है, हम उसमें जीरो पैडिंग करेंगे। ठीक है, जीरो पैडिंग इन द सेंस कि हम उस सिग्नल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको 1 2 1 2 होता और यहाँ पे सिर्फ हमको 1 0 दिया होता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उसको इस लेंथ, सिग्नल लेंथ को इक्वल करने के लिए हम उसके आगे जीरो ऐड कर देते, तो वो हमारा जीरो पैडिंग हो जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, अगर मैं बोलती हूँ कि एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है हमारे पास जो कि डिफाइंड है फ्रॉम 1 to 4, तो हम क्या मान के चलते हैं कि 1 से पहले और 4 के बाद में उस फाइनाइट ड्यूरेशन की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, मतलब उस सिग्नल की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे भी क्या किया कि हमारे दो सिग्नल्स हैं, अगर दोनों सिग्नल की लेंथ इक्वल नहीं है, और हमको पता है कि सर्कुलर कन्वोल्यूशन जो होता है वो हम दो इक्वल लेंथ सिग्नल्स के लिए ही करते हैं, तब हम क्या करेंगे, हम जो भी सिग्नल छोटा है हम उसमें उसके आगे जीरो पैडिंग कर देंगे, मतलब उसकी लेंथ इक्वल करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ सीक्वेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे कम होंगे, हम उसमें उतने जीरोस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी हो सकता है आपके वाइवा में आपके एक्सटर्नल ने पूछा कि वी वांट टू डू द सर्कुलर कन्वोल्यूशन बिटवीन टू डिस्क्रीट सीक्वेंसेस, और दोनों सीक्वेंस की लेंथ अलग अलग हुई, तो आप उसमें सबसे पहला काम क्या करोगे, जो दूसरा सीक्वेंस है जिसकी लेंथ कम है उसमें आप जीरो पैडिंग करके उसकी लेंथ को सिग्नल 1 की लेंथ के बराबर कर दोगे। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहले कमांड विंडो में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका x1 x2 DFT ऑफ x1 यहाँ पे दिया हुआ है, DFT ऑफ x2 यहाँ पे दिया हुआ है, देन प्रोडक्ट्स x1 x2 यहाँ पे है, एंड देन उसका सर्कुलर कन्वोल्यूशन यानी IFFT जो है वो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ प्लॉट नहीं किया था, इसलिए फिगर में हमारा कोई भी प्लॉट नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो दीज वर ऑल द 3 एक्सपेरिमेंट्स जो हम आज करने वाले थे। पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 7, मैटलैब प्रोग्राम फॉर इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल जो हमने किया। देन नेक्स्ट इज द मैटलैब प्रोग्राम फॉर लीनियर कन्वोल्यूशन, एंड देन द मैटलैब प्रोग्राम फॉर टू परफॉर्म सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ द 2 डिस्क्रीट सिग्नल्स यूजिंग DFT और यू कैन से FFT। ठीक है, सिमिलरली आप एक और एक्सपेरिमेंट अपना यहाँ पे लिख सकते हैं, मैटलैब प्रोग्राम टू परफॉर्म लीनियर कन्वोल्यूशन ऑफ 2 डिस्क्रीट सिग्नल्स यूजिंग Z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आपको जो सिमिलर प्रोसेस है आपको वही अपनानी होगी। यहाँ पे FFT की जगह पे आपको Z ट्रांस यूज करना होगा, और X3 में जो ये IFFT यूज हुआ है उसकी जगह पे आपको IZ ट्रांसफॉर्म यानी इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म का फंक्शन यूज करना होगा। तो आप लीनियर कन्वोल्यूशन को Z ट्रांसफॉर्म की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बच्चों आज के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे।